Hello everyone, hi and welcome back to second part of Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988। अपॉलॉजीज, कल का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें एंड में शायद कुछ अपलोडिंग में एरर आ गई, उस वजह से वो पूरा लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। तो आखिरी का हमारा आई थिंक 2-3 मिनट का ड्रॉप हुआ था, तो वो मैं आज कवर कर दूंगा। उसके बाद में आज हम लोग आगे का देखेंगे। सो आई बिलीव कल के लेक्चर में वी फिनिश्ड द definition of बेनामी प्रॉपर्टी एंड बेनामी ट्रांजैक्शन। बिलीव मी गाइस, ये दो डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की। इस चैप्टर में समझने लायक कोई चीज है तो बस ये दो डेफिनेशन, और तीसरी एफएमवी की जो डेफिनेशन दी है बेसिकली कैलकुलेशन, तो दैट इज प्रिटी मच सिमिलर, नॉट प्रिटी मच, 100% सिमिलर टू व्हाट वी स्टडी इन इनकम टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स में नहीं पढ़ा या इनकम टैक्स से नहीं आया तो डोंट वरी, मैं लेक्चर के एंड में, मतलब आज दूसरा है, शायद तीसरा चौथा भी वीडियो लगे, पांचवा या छठा वीडियो में एफएमवी का डाल दूंगा, उसके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। एंड अगर आपने मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1, तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप पहले वो जाके देखिए, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे बेसिकली। उसके बाद में हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी की जो रह गई थी, तो मैंने जैसे लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में बोला था, एक मिनट, हाँ मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग शुरू की कि नहीं। ओके, तो मैं जैसे लेक्चर की एकदम स्टार्टिंग में बोला था, प्रॉपर्टी मतलब आपकी बैलेंस शीट के असेट साइड में जो जो भी आ रहा है, एवरीथिंग, असेट साइड में जो जो भी आ रहा है सब कुछ, कॉपीराइट, पेटेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, लैंड, ये सब तो मशीनरी एनीवेज आती है। असेट साइड में जो भी आ रहा है वो सब कुछ। हम एक बार इसने क्या डेफिनेशन दी वो भी पढ़ लेते। प्रॉपर्टी मीन्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एनी असेट ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसमें आपकी गुडविल आ गई, कॉपीराइट आ गया, पेटेंट आ गया, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल एंड इंक्लूड्स एनी राइट और इंटरेस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल, ठीक है, मतलब कि आपकी लैंड डीड हो गई या फिर आपका शेयर हो गया, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म में स्टेक है वो भी प्रॉपर्टी में कवर कर दिया इन्होंने, और इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी उसके दो पार्टनर है, दो लोगों के नाम पे, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट, उसको भी उन्होंने कवर कर दिया, मतलब पार्ट ओनरशिप। एंड के बाद की जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें तो प्रॉपर्टी है ही, वेयर द प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू सम अदर फॉर्म देन द प्रॉपर्टी इज इन द कन्वर्टेड फॉर्म ऑल्सो। मतलब कि एक फार्म है एज यूजुअल 100 एकड़ का, ठीक है, किसी एक रिच इंसान ने इसको बेनामी खरीदा था 2001 में, अब 2016 में पीबीपीटी आ गया, ठीक है, उसको डर लगा, उसने 2017 में उठा के बेच दिया, आज चालू है 2021, इसमें आई इसके पास 100 करोड़ कैश। अब 2018 में इसका केस शुरू हुआ पीबीपीटी में, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी थी। तो भैया अब ये जो फैट इंसान था, रिच फैट इंसान, ये बोला ये प्रॉपर्टी तो रही नहीं, मैंने किसी और को बेच दी, आप उसको जाके पकड़ो, है ना, ये प्रॉपर्टी तो इसके नाम पे है ही नहीं, लेकिन इसको भी पता है कि ये बेनामी थी, ठीक है, बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, वो सब अभी का साइड में रखते हैं, ये बेनिफिशियल ओनर था, बेनामीदार कोई होगा, ये प्रॉपर्टी थी, उसने उठा के 2017 में 100 करोड़ की सेल कर दी, 2018 में इंक्वायरी शुरू हुई, तो ये बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये बेनामी है, लेकिन ये बोल रहा है प्रॉपर्टी तो बेच दी। फिर क्या, अभी अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है तो वो है ये 100 करोड़ का कैश या बैंक बैलेंस, जो भी बोलो, जो इस बंदे के पास है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसे सीज करेगा, किसे कॉन्फिस्केट करेगा, वो करेगा इस 100 करोड़ को, क्योंकि उन्होंने वो लाइन डाल दी, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू सम अदर फॉर्म। लैंड को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू बैंक बैलेंस, इनटू कैश, इनटू सम अदर, हमने बार्टर कर लिया लैंड को, मान लो बिल्डिंग ले ली उसके अगेंस्ट में, हमने कन्वर्ट कर दिया, देन द प्रॉपर्टी इन द कन्वर्टेड फॉर्म। तो ये जो 100 करोड़ है ना, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इसे हम प्रॉपर्टी मानेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द रेंट, मतलब कि एक बिल्डिंग थी, उसका रेंट आता था 2 लाख रुपीज पर मंथ, तो 24 लाख का जो बैंक बैलेंस आया होगा
वो बोल रहे हैं इससे जो प्रोसीड्स आया बेनामी प्रॉपर्टी से हम उसे भी प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? ओके, ये डेफिनेशन आई थिंक सो मुझे अच्छे से याद नहीं, कल के लिए छूट गई थी इसलिए मैंने वापस रिपीट कर दी। अब हम शुरू करेंगे। अब हमारा सेक्शन 2 हो गया, मैंने सारी डेफिनेशंस कवर नहीं की, जो इंपॉर्टेंट थी वही करी है। बची हुई जो छोटी छोटी बहुत चिल्लर है वो आप पढ़ के भी समझ जाओगे। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 3। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन सेक्शन 3। नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन। हाँ, हमने कल एक 50 मिनट यही देखा कि बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। सबसेक्शन 2, whoever enters into benami transaction shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or both। यहां पे तो 3 years लिखा है, ठीक है, फिर भी आप उसको लाइन ऐसा लिख के बाजू में न्यूमेरिक्स में लिख दो 3 years। ओपन बुक है तो जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाता। लेकिन आप बोलोगे कि यार हमने ये तो 3 years लिख दिया, और सुगम कल तूने हमको लिखवाया था कि ये 2016 के बाद इसकी जो वो है मतलब पनिशमेंट है वो ज्यादा सीवियर हो गई है। आपको याद है? याद करने की कोशिश करो। बोले सुगम तुमने बताया था कि कॉन्फिस्केट भी हो सकता है, 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, और 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू तक का फाइन भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे तो 3% 3 years लिखा हुआ है, सिर्फ फाइन की और कॉन्फिस्केशन की तो बात ही नहीं कर रहे। तो फिर अब क्या चीज है? सबसेक्शन 3 पढ़ते तो समझ आएगा। Whoever enters into Benami transaction on or after the commencement of this act shall, notwithstanding anything contained in subsection 2, punishable with accordance with chapter 7। चैप्टर 7 में वो पनिशमेंट है जो मैंने उस दिन लिखवाई थी। एक काम करो, यहाँ पे वापस लिखो, चैप्टर 7 के नीचे ऐसा एरो करो, ऐसी मतलब 7 जो लिखा हुआ है उसका ऐसा एरर करके कॉन्फिस्केशन 1 से 7 साल के सबकी सजा, 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, फाइन, ये तीनों लिख के रखो, जल्दी क्लिक होगा। ठीक है, और जो वहां पे बोला लिखे ना, फ्रॉम आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो कमेंसमेंट के नीचे अंडरलाइन करके लिखो 1 नवंबर 2016। ठीक है, तो अगर ये 1 नवंबर है 2016, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, तो इसके बाद में जितनी भी बेनामी ट्रांजैक्शन हुए उन सबका फाइन ये है। लेकिन इसके पहले के जितने हैं इसके लिए सबसेक्शन 2, जिसमें वो बोल रहे 3 साल तक की सजा और फाइन और क्लियर है। इसमें 2 पनिशमेंट दी हुई है, 1 नवंबर 2016 के पहले की सबसेक्शन 2 में है, साइड में लिख के रखो बिफोर 1 नवंबर 2016, और सबसेक्शन 3 के बाजू में लिखो आफ्टर 1 नवंबर 2016। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। वापस बोलता हूं, जो सबसेक्शन 2 की पनिशमेंट है वो बिफोर 1 नवंबर, जो सबसेक्शन 3 की पनिशमेंट है वो आफ्टर 1 नवंबर। गॉट इट? ओके, अब क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, सबसेक्शन 4। अब अगर आपको याद है तो मैंने दूसरा एक केस लॉ जो बेनामी ट्रांजैक्शन वाली डेफिनेशन में था वो पढ़ाया था, और पढ़ाते टाइम बोला भी था कि इसे पढ़ना और भूल जाना क्योंकि ये ओवरराइड हो चुका है। तो ये सबसेक्शन 4 में ओवरराइड किया है। उसमें कोर्ट का जजमेंट था कि बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी और राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबसेक्शन 4 उस जजमेंट को ओवररूल कर देता है, क्योंकि सबसेक्शन बोलता क्या है सुनो, नो क्लेम, नो सूट, क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। बेसिकली उस केस में जो था, मजूमदार जो था वो गुप्ता से अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा था, सरसा बालिनी वाला जजमेंट। सरसा बालिनी गुप्ता की ट्रस्टी थी, तो मजूमदार उससे प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा था। कोर्ट ने बोला था दोनों इंडिपेंडेंट है, कर सकता, लेकिन ये सब सेक्शन आने के बाद वो जजमेंट ओवररूल हो गया। इसमें बोल दिया कि अब मजूमदार गुप्ता से प्रॉपर्टी क्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बेनामी थी। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? नो डिफेंस based on any right in respect of any property held benami, whether against the person in whose name the property is held or against any other person, shall be allowed in suit, claim or action। मतलब उसके अगेंस्ट में कोई डिफेंस नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, अब सबसेक्शन 5,
एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी शैल बी सब्जेक्ट टू कॉन्फिस्केशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हम पनिशमेंट में देख चुके हैं सबसे पहले लेक्चर में, ठीक है, कॉन्फिस्केट होगी। प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार शैल रीट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम to the beneficial owner or any other person acting on his behalf. In case where any property is retransferred in contravention of above provision, the transaction shall be deemed to be null and void. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 190 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। अब ये क्या है? सेक्शन 190 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 क्या है? इट इज फाइनेंस इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी कि भैया अगर आपके पास कुछ एक्सेस मनी है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, 100% ऑफ टैक्स भर के आप इसको डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। इनकी ये स्कीम आई थी, उन्होंने जिसने डिस्क्लोज कर दिया तो उस पे रीट्रांसफर का जो प्रोहिबिशन है वो नहीं लगेगा। मतलब कि इसमें दो केसेस, सेक्शन 190 या फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, बेनामी प्रॉपर्टी है, इसको मेरे को करना है रीट्रांसफर, ठीक है, RETRF, प्लीज माइंड माय हैंडराइटिंग। तो ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? सारे केसेस में नो, बड़ा वाला नो। और अगर किया, अगर कर दिया विच विल बी वायलेशन ऑफ दिस क्लॉज, तो इसे मानेंगे हम नल एंड वॉइड। मतलब कि हम मानेंगे कि भैया ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं, भैया ये हम मानेंगे कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अगर अलाउड है सिर्फ एक ही केस में, विच इज सेक्शन 190 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016, ठीक है। अगर फाइनेंस एक्ट 2016 के केस में ट्रांसफर किया है तो मानेंगे कि अलाउड है, ठीक है, ये रीट्रांसफर वाला जो प्रोहिबिशन है वो नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ, ये तभी नहीं लगेगा अगर आपने इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया है तो। नहीं तो आप बोलोगे कि भैया हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया लेकिन हमको फिर भी अवेल करना है, आप अवेल ही नहीं कर सकते बिना डिस्क्लोजर के। तो अगर आपने डिस्क्लोज किया है तो यू कैन रीट्रांसफर, ठीक है, यू कैन रीट्रांसफर। अगर नहीं किया है तो यू कैन नॉट डू इट। अगर आप फिर भी कर देते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड, ठीक है, ओके। अथॉरिटीज, अब अथॉरिटीज कौन सी होती है? पहली है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शाल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंट कर सकती। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज शाल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड एटलीस्ट 2 अदर मेंबर, ठीक है। उसके बाद में मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होगा इसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, वो मतलब पढ़ के समझ जाएगा, ये पढ़ा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। उसके बाद में कंस्टिट्यूशन बता रहे हैं कि मे बी कंसिस्टेंट विद 2 मेंबर्स। उसके बाद में द अथॉरिटी शाल सिट इन दिल्ली, एरिया इन रिलेशन टू विच जुरिस्डिक्शन टू बी एक्सरसाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कोई कौन कई भैया कहां अपना जुरिस्डिक्शन करेगा। उसके बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स से व्हाट डू वी से बार्ड नहीं रहेगी, उनका खुद का जनरल, दे विल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद में बोल रहा है हाँ, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शाल होल्ड ऑफिस फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 years अंटिल द एज ऑफ 62 years। यहां पे साइड में लिखो कि पीवीपीटी में ये 62 years है, लेकिन रेरा में ये 64 और 67 years था चेयरमैन और मेंबर्स के लिए, ठीक है। यहां चीज पे कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए साइड में लिखो रेरा में 65 और 67 years था। देन वो बोल रहे हैं कि इनकी सैलरी अलाउंस वगैरह कैसी रहेगी। देन रिमूवल प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी सीन इन रेरा। देन यहां पे बोल रहे हैं वो एज रेरा में ऐसा नहीं था, यहां पे बोल रहे हैं कि अगर चेयरमैन की वैकेंसी होती है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उस कमेटी का, उस अथॉरिटी का, वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में है ऑफिसर्स, एनी कैजुअल वैकेंसी, नॉट टू एनी वैकेंसी, not to invalidate the proceedings, and officers and employees of adjudicating authority shall be under the general superintendence of chairperson, ठीक है। सबसेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, सॉरी सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे में जो चार्ट दिया है ना वो देखो, ये याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले आएगा इनिशिएटिंग ऑफिसर,
उसके नीचे आएगा अप्रूविंग अथॉरिटी, उसके नीचे आएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके नीचे आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसके नीचे आएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाँ ठीक है, ये बुक में भी दिया है। तो तुमने नया क्या बताया? मैंने नया ये बताया, ये अपॉइंट करेगा इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आएगा, ये भी मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आएगा, ये मेरा पीएमएलए से आएगा, है ना? पीएमएलए था ना? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर अगेन मेरा इनकम टैक्स से आएगा, ये अगेन मेरा पीएमएलए से आएगा। साइड में लिख के रखो, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था दूसरे पेज पे कि इनकम टैक्स वाला इनिशिएटिंग ऑफिसर इस पीबीपीटी के लिए काम करेगा, इनकम टैक्स वाली अप्रूविंग अथॉरिटी पीबीपीटी के लिए काम करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेकिन जो पीएमएलए की है, मतलब कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो पीबीपीटी के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर अगेन जो इनकम टैक्स का है वो रहेगा, लेकिन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अगेन जो पीएमएलए का अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो रहेगा। ओके, देन पावर्स ऑफ अथॉरिटी, कोई काम का सेक्शन नहीं है। सर्टन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी, इसमें वही बोल रहे हैं कि पुलिस, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी वगैरह ब्ला ब्ला दुनिया भर के जो ऑफिसर्स हैं वो अगर काम पड़ता है तो इंक्वायरी में हम उनकी हेल्प लेंगे। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कहीं से भी किसी से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। फिर एक छोटा सा रूल 4 दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करनी होगी इंफॉर्मेशन और 15 डेज का नोटिस वगैरह उसकी बात की है। हाँ, अब इसके बाद के सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये अब हम डिटेल में देखते हैं। पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट, सेक्शन 22, ये हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Where any books of account or other documents are produced before the authority in any proceeding under this law and the authority in this behalf has reason to believe that any books of account or other documents are required to be impound or retained, मतलब कि जो मेरी कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, मान लो डिपार्टमेंट को शक है कि मेरे पास जो कंपनी है, मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है वो बेनामी है, तो उन्होंने मुझसे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, जमीन के कागज, बैंक अकाउंट की डिटेल, दुनिया भर की चीजें मंगाई, ठीक है, वो उसको चेक करेगी। और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो मैंने उनको सबमिशन किया, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक डिटेल्स, जमीन के कागज वगैरह, ऑल दोस थिंग्स, उनको लगता है कि ये उनको रखना है अपने पास में फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंपाउंड करना या रिटेन करना। For inquiry under this act, it may impound and retain books of account for a period not exceeding 3 months. 3 महीनों से ज्यादा वो नहीं रख सकते, ठीक है, 3 महीनों से ज्यादा नहीं रख सकते। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ है ना, उसके साइड में ये यहाँ पे जो मार्जिन दी है ना, मार्जिन यहाँ पे लिखो 3 मंथ्स, पेन से 3 मंथ्स, ठीक है। लेकिन उसके नीचे ही अगर आप पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा उसमें 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 26। ये सेक्शन 26 हम पढ़ेंगे, जिसमें जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर देती है कि भाई हाँ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली जाए। अब उसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो हमने ऊपर की 3 महीने की टाइम लिमिट दी थी ना, जो ये क्या है खुलना 3 मंथ्स की टाइम लिमिट थी ना, इसे हम बढ़ा सकते हैं। कब तक के बढ़ा सकते हैं? कब तक के बढ़ा सकते हैं? देखो दिखाई क्या वहां पे, कब तक के बढ़ा सकते हैं, पूरा पढ़ो, लिखा है? नहीं लिखा है, नो लिमिट। ये कभी तक के भी बढ़ा सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये उतने साल से बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहां पे ना एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया, वो नीचे वाली लाइन में दिया है, वेयर द अथॉरिटी इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर द इज, यहां पे नहीं दिया है वो, उसके नीचे वाला पैराग्राफ में पहले पढ़ लेता हूं, ठीक है। द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इन नो केस शैल एक्सीड अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स। मतलब कि ये यहां तक के उन्होंने बढ़ा ली, मान लो नो लिमिट, लेकिन यहां पे हो गया प्रोसीडिंग का कंक्लूजन, मतलब कि जजमेंट आ गया कोर्ट का, ठीक है, या फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया, इंक्वायरी पूरी हुई, जजमेंट आ गया कि या तो प्रॉपर्टी बेनामी है या तो नहीं है, जो भी जजमेंट आया हो, हमें उससे लेना देना नहीं।
जो भी जजमेंट आया हो उसके कंक्लूजन से 30 दिन से ज्यादा वो अपने पास नहीं रख सकती। मतलब कि यहां से शुरू किया था, इसके पहले तो उनको देना ही पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट वापस। ठीक है, मैंने T2 ने पहले तो कंक्लूजन तक के तो लिमिट ही नहीं है, तुम बढ़वाते जाओ बढ़वाते जाओ बढ़वाते जाओ, कंक्लूजन के 30 दिन के अंदर ये रही आपकी मैक्सिमम लिमिट। मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 साल 3 साल, इन्होंने बस मैक्सिमम लिमिट दे दी, भैया ये ज्यादा से ज्यादा लिमिट है, हम यहां तक के रख सकते हैं। फिर भले ही ये 20 ईयर्स हो या 15 ईयर्स हो या 30 डेज हो, 30 तो हो नहीं सकते, 40 डेज हो, ठीक है, बट हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब मैं बीच वाला पैराग्राफ पढ़ता हूं। Where the authority impounding or retaining the books of account or other documents under the aforesaid is initiating officer. Initiating officer. हायरार्की याद रखना, हायरार्की यहां काम आती है। इनिशिएटिंग ऑफिसर मतलब सबसे नीचे वाला अगर है तो he shall obtain an approval of approving authority. उसको अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा विद इन 15 डेज। पेन में डाल देता हूं मैं, ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी का उसको अप्रूवल लेना होगा विद इन 15 डेज। ठीक है, बिफोर द अटैचमेंट, मतलब कि हमने देखा था ना, ये 3 महीने के लिए अगर वो अटैच कर रहा है और फिर फर्दर अगर उसको अप्रूवल चाहिए, तो ये जब 3 महीने के लिए अटैच कर रहा है ना, इसके लिए उसने 15 डेज पहले लेना चाहिए अप्रूवल, और ये उसको जब एक्सटेंशन चाहिए इसके लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, इसके लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद में एकदम लास्ट लाइन दी है, 4th पैराग्राफ की एकदम लास्ट लाइन, जस्ट अबव सेक्शन 23, अनलेस द अप्रूविंग अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी परमिट द रिलीज टू एनी पर्सन। यहां पे जब कंक्लूजन के 30 दिन के बाद में जब ये रिलीज होगा डॉक्यूमेंट्स का, ओके, जब ये डॉक्यूमेंट्स का रिलीज होगा, तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर T2 ने दिए थे तो डॉक्यूमेंट्स वापस मिस्टर T2 को ही देने चाहिए डिपार्टमेंट है ना, मेरे डॉक्यूमेंट से किसी और को तो देंगे नहीं। लेकिन अगर ये किसी और को देने हैं तो इसके लिए उनको अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा और वो अदर पर्सन को दे सकते हैं। यूजुअली बताओ ये कब काम आता है अदर पर्सन? अब जब किसी के ऊपर केस चलता है ना, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी की एक के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है ना, मान लो मेरे ऊपर बेनामी वाले कर रहे हैं तो मेरे पास इनकम टैक्स वाले भी इंक्वायरी करने लगेंगे, फिर वैट वाले भी इंक्वायरी करेंगे, 10 साल पुरानी केस निकालेंगे, फिर जीएसटी वाले भी करेंगे, फिर पीएमएलए वाले भी करेंगे, एक्साइज वाले भी करेंगे। अगर एक ने इंक्वायरी निकाली तो सब इंक्वायरी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना किसी और को देने की डॉक्यूमेंट्स कब काम आती है पता है? गवर्नमेंट यूज करती है। वो बोलेंगे पीबीपीटी की इंक्वायरी खत्म हो गई, मैं बोला हाँ चलो भाई पीबीपीटी खत्म, मैं गया सर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो। ठीक है, मैंने अप्रूविंग अथॉरिटी को बोला या आयोग को बोला मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो। वो बोले हम तुमको क्यों दें, हमने इसको दे दिए एक्साइज वालों को। अब वो अलग इंक्वायरी करेंगे, फिर एक्साइज वाले के पास है वो कस्टम वाले को दे देंगे, फिर कस्टम वाले इंक्वायरी करेंगे। तो ऐसे ही मेरे अलावा किसी और डिपार्टमेंट को दे देते हैं, इसलिए प्रोविजन डालते हैं कि अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनके अप्रूवल से हम पर्सन जिसके डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा और किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, हम देखते हैं सेक्शन 23 बोल रहा है इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर obtaining an approval of the approving authority shall have power to conduct or cause to be conducted an inquiry or investigation in respect of any person, place, property, asset, document, books of account, any other documents in respect of any other relevant matter। कुछ नहीं समझा, कुछ चीजें काम की इस तरह से। The initiating officer after obtaining a prior approval of approving authority shall have power to conduct investigation। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा स्टार्ट करेगा इनिशिएटिंग ऑफिसर, इसको लेना होगा अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल। ठीक है, डाल दिया, अच्छा दिख रहा है ना? तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हमें हमेशा करेगा इनिशिएटिंग ऑफिसर बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। बिना अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल से इनिशिएटिंग ऑफिसर कुछ कर ही नहीं सकता, जब तक कि ये राजी नहीं होगा ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको उसको अप्रूवल देना होगा। शैल हैव पावर टू कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्टेड, या तो खुद करेगा या फिर करवाएगा एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन,
किसी पर्सन की इंक्वायरी कर सकता है, पर्सन में कंपनीज भी आ गई, पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, ट्रस्ट भी आ गई, एवरीथिंग। किसी जगह की इंक्वायरी, किसी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी, किसी असेट की इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, सारी इंक्वायरी वो करवा सकता है। ठीक है, इसमें बस एक ही चीज याद रखने की है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर विल स्टार्ट द इंक्वायरी विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन। ओके, सेक्शन 24, नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन बेनामी ट्रांजैक्शन। तो भैया ये बोल रहे हैं कि अटैच करनी है किसी की प्रॉपर्टी, जब्त करनी है किसी की प्रॉपर्टी, कन्फिस्केट करनी है। तो अटैच एंड कन्फिस्केट आर डिफरेंट वर्ड, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। बट अगर हमें करनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी, अच्छे से पढ़ना। इसमें अमेंडमेंट आया था अभी नवंबर 2020 में। ठीक है, where the initiating officer on the basis of material in his possession has reason to believe that any person is बेनामीदार, कोई बंदा बेनामीदार है ऐसा इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है, in respect of property he may, after recording the reason in writing, issue a notice to the person to show cause, कारण बताओ नोटिस, show cause notice within a specific period of time कि why this property should not be treated as बेनामी प्रॉपर्टी। मतलब देखो, फिर बोलोगे सर यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है कि उसने क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं। आप बोलोगे सेक्शन 24 में कि अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं। बच्चा समझो, सेक्शन 23 बोल रहा है कि आयोग को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो वो जाके अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लिया, इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेक्शन 24 पिक्चर में आया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको लगा कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी है, ये 100 एकड़ खेती इसके नाम पे है, ये बेनामीदार है और ये बेनामी प्रॉपर्टी है, तो वो उठा के नोटिस भेजेगा, शो कॉज नोटिस, कि भैया बताओ इस प्रॉपर्टी को हम बेनामी प्रॉपर्टी ट्रीट क्यों ना करें। ठीक है, ये हो गया। वेयर द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द where the notice specifies any property as being held by बेनामीदार, a copy of notice shall also be issued to beneficial owner। ठीक है, मतलब कि हमें बेनामीदार तो पता ही होगा कि प्रॉपर्टी इसके नाम पे बुक्स में लिखा है। अगर हम इसे नोटिस दे रहे हैं और हमें पता है कि इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो उसे भी नोटिस भेजा जाना चाहिए। अगर पता है तो ही, अगर पता ही नहीं इसका बेनिफिशियल ओनर है तो जरूरत नहीं है। तो ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि भैया इसका जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन का नोटिस हमने बेनिफिशियल ओनर को भेजा ही नहीं, तो लॉयर्स हो सकता है आर्ग्यू करे कि भैया जब नोटिस की ये केस की स्टार्टिंग ही गलत हुई तो ये केस बनता ही नहीं, नियर इनवैलिड। ऐसे केसेस होते हैं इनकम टैक्स में। तो इसलिए इसमें इन्होंने बोल दिया कि अगर जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी आइडेंटिटी पता है तो ही भेजो, नहीं पता है तो जरूरत नहीं। लेकिन जो बेनामीदार है उसकी तो आइडेंटिटी पता ही होगा, इसकी बैंक अकाउंट का नाम होगा, लैंड रिकॉर्ड्स में नाम होगा किसके नाम पे है, उसको आप नोटिस भेजो। Where the initiating officer is of the opinion that the person in possession of the property held benami may alienate the property during the specific period of notice with the previous approval of approving authority, he may in writing attach the property in such manner as rule 4 के हिसाब से for a period not exceeding 90 days। बाप रे। तो ये क्या बोल रहा है कि आईओ ने पहले शो कॉज नोटिस दिया बेनिफिशियल बेनामीदार को। ठीक है, स्पेलिंग एंड ये माइंड कर देना। आईओ ने शो कॉज नोटिस दिया, आईओ ने शो कॉज नोटिस दिया बेनामीदार को। आईओ को लगता है कि उसने नोटिस में दिया था कि 30 डेज के अंदर रिप्लाई करो। अब आईओ को लगता है कि 30 डेज में बेनामीदार वो प्रॉपर्टी को उठा के बेच देगा या कुछ और कर सकता है उस प्रॉपर्टी का, तो इसके पास अथॉरिटी है कि ये जाएगा अप्रूविंग अथॉरिटी के पास, उनसे रिटर्न परमिशन लेगा टू अटैच द प्रॉपर्टी, उससे अप्रूवल लेके ये प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। अब कितने दिन में करनी होगी? ही में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेके बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली। यहां पे जो अटैचमेंट होगा ना, ये प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, याद रखना, बहुत जगह काम आएगा ये वर्ड। सेक्शन 24 में जो पहले अटैचमेंट होगा, सबसे पहले वो प्रोविजनल अटैचमेंट होगा। लगे तो उसको बॉक्स बना के रखना। प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी इन मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 4 फॉर अ पीरियड
नॉट एक्सीडिंग 90 डेज फ्रॉम, 90 दिन के लिए प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है फ्रॉम द, यहां पे पहले हुआ करता था डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, उसको कट करके लिख देना लास्ट डे ऑफ द मंथ व्हेन नोटिस इज इशूड। ठीक है, नोटिस अगर मान लो 2 फेब को इश्यू हुई तो उसका 28 फेब जो है यहां से 90 डेज के लिए प्रॉपर्टी अटैच वो कर सकता है। ओके, द इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड कॉलिंग फॉर सच रिपोर्ट एंड एविडेंस ही डीम्स फिट टेक इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल within a period of 90 days from the last date of month in which notice of issued। उसके बाद में where provisional attachment has been made, अगर, एक मिनट ये मिटा देता हूं, प्रोविजनल, इसमें भी 2 केसेस हमने जो अभी देखा वो देखा प्रोविजनल अटैचमेंट, या तो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है या तो प्रोविजनल अटैचमेंट उसने नहीं किया, उसको लगा ही नहीं कि भैया प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत हो सकता है तो उसने प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया। तो पहला प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, यस प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, तो पास एन ऑर्डर कंटिन्यूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, ये ऑर्डर पास करेगा जिसमें जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, अगेन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। कब तक कंफिस्केट अटैच करके रखेगा, जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना वो नहीं कर देती, या तो रिवोक द अटैचमेंट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। जो प्रोविजनल अटैचमेंट किया है, ठीक है, जो प्रोविजनल अटैचमेंट किया है उसे रिवोक कर देगा। उसको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैं गलत चीज सोच रहा था, ये बेनामी है ही नहीं, इसी की है, यही बेनामीदार है, यही बेनिफिशियल ओनर है, तो बोलेगा भैया हमें आपकी प्रॉपर्टी नीचे, आपका केस सॉल्व हो गया, हम उसको रिवोक कर देगा। अगेन इसमें भी अप्रूवल लगेगा अप्रूविंग अथॉरिटी का, इसके लिए अप्रूवल लगेगा अप्रूविंग अथॉरिटी का। ठीक है, प्रोविजनल अटैचमेंट किया था, कंटिन्यू भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है। अब वो बोल रहे हैं कि प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया था, नो प्रोविजनल अटैचमेंट, where provisional attachment has not been made, pass an order with the prior approval of approving authority to attach the property। अगर पहले नहीं किया था तो अब अटैच कर देंगे, अगेन विद अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। ठीक है, या फिर डिसाइड नॉट टू अटैच द प्रॉपर्टी, वो बोले कि भैया सब ठीक है तो वो डिसाइड कर लेगा नॉट टू अटैच, अगेन विद अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, मतलब दोनों केस में या तो वो अटैच करेगा या तो अटैच नहीं करेगा, इससे तीसरा कुछ कर ही नहीं सकता है। उसमें भी अगर पहले अटैच करके रखी है तो अटैचमेंट को कंटिन्यू करेगा, अगर अटैच कर रखी है और उसको लगता है कि अब नहीं करनी चाहिए तो रिवोक कर देगा। लेकिन अगर उसने पहले अटैचमेंट नहीं करी तो वो अब अटैच कर लेगा, या तो बोलेगा कि भैया हमको आपकी प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं करनी। लेकिन कुछ भी हो जाए, सब केस में आईओ के हाथ में कोई पावर नहीं है, उसको अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। ओके, where the initiating officer passes an order continuing the provisional attachment of the property or passes an order provisionally attaching the property, he shall, मतलब कि इस केस में और इस केस में he shall within 15 days from the date of attachment draw a statement of the case and refer it to adjudicating authority। इसको 15 डेज में केस को रेफर करना होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ओके, गॉट इट। पहले यहीं तक हुआ करता था, इसके बाद मैंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है जिसने जो टाइमलाइंस है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। समझने में दिक्कत है, मैं समझाता हूं, आप लिख के रख लेना। एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अ पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर इसमें कोर्ट इंटरफेयर करता है तो जो ऊपर 90 डेज है प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए, या फिर यहाँ पे जो 15 डेज है, तो कोर्ट ने जितना इंटरफेयर किया उस पीरियड में हम स्टे लगा देंगे, उस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद में इफ अपॉन एक्सक्लूजन ऑफ अफोरसेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 4। यहाँ पे आपके हमारे स्टडी मटेरियल में सबसेक्शन नहीं दिया है, बट मैं बताता हूँ आपको। सबसेक्शन 4 इज जब इनिशिएटिंग ऑफिसर शायद विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज जब वो प्रोविजनली अटैच करता है, वो है सबसेक्शन 4। तो वो बोल रहे हैं अवेलेबल टू इनिशिएटिंग ऑफिसर फॉर पास एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट इज लेस देन 30 डेज। मतलब वो जो 90 डेज की हम बात कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि अगर 90 डेज
दिस 90 डेज अगर किसी हालत व किसी कंडीशन से कम होते होते सिर्फ 20 बचे विच इज लेस देन 30, तो हम इसे बढ़ा के 30 कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये 90 डेज बिकॉज ऑफ सम रीजंस कम होते होते उसके पास सिर्फ 20 दिन बचे। ठीक है, उसके पास सिर्फ 20 दिन बचे तो हम उसे बढ़ाकर 30 कर देंगे। उसके पास सिर्फ 20 दिन मतलब कि उसके पास इतने दिन बचे विच इज लेस देन 30, तो हम उसे बढ़ा के 30 कर देंगे। मतलब उसके पास मिनिमम 30 डेज तो भी होने चाहिए। सबसेक्शन 5 है ये 15 डेज का। ओके, सबसेक्शन 5 है ये 15 डेज का। मैं वापस कंटिन्यू करता हूं। सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज अपॉन एक्सक्लूजन ऑफ अफोरसाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सबसेक्शन 5। अंडर सबसेक्शन 5 व्हिच इज दिस, मैंने 4 बोला था क्या? 4 बोला था क्या? सॉरी, ये सबसेक्शन 5 है। अवेलेबल टू आईटी टू रेफर ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट टू ए, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज लेस देन 7 डेज। अगर ये 50 डेज लेस देन 7 रह गए, मतलब कि 5 रह गए, तो इसे हम बढ़ा के 7 कर देंगे। 4 रह गए तो इसे बढ़ा के 8 कर देंगे, 7 कर देंगे। अगर 8 है तो इसे कम करके 7 नहीं करेंगे, 8 ही रहेगा विच इज 7 से ज्यादा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है जो अभी नवंबर 2020 से ऐड हुई है, तो इसे ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, रूल 4 प्रिस्क्राइब्स, रूल 4 बताता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट कैसे होगा। रूल 4 आपके सिलेबस में नहीं है तो हम एडिशनल कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में सेक्शन 25 बता रहा है कि नोटिस किसे देनी है। जो हमने देखा ना कि इनिशिएटिंग ऑफिसर नोटिस देगा बेनामीदार को। उसके बाद में अगर बेनिफिशियल ओनर का पता है, अगर पता है तो देने की जरूरत है, नहीं तो मत दो तो भी चलेगा। तो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को दे दे, फर्म है तो उसके मैनेजिंग पार्टनर को दे दे, एचयूएफ है तो या तो उस एचयूएफ के कर्ता को दे दे या किसी भी फैमिली मेंबर को दे दे। अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर, इट कैन बी एमडी, इट कैन बी सीईओ, इट कैन बी एनी डायरेक्टर। अगर प्रिंसिपल ऑफिसर कोई सीनियर लेवल बंदा है तो उसे दे दो। एनी एओपी बीओआई है तो अगेन प्रिंसिपल ऑफिसर, या फिर कोई दूसरा कोई फर्म है, ट्रस्ट है, सॉरी फर्म तो हमने कवर कर लिया, कोई ट्रस्ट है या फिर कोई दूसरा ही टाइप का है, तो ऐसा बंदा जो उस कंपनी को, उस ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है, हमें उसे नोटिस देनी होगी।